वेलकम बैक टू education.com। आज एक नई स्कॉलरशिप के साथ मैं आपके सामने आया हूं जिसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल लेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कॉलरशिप का, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कितना अमाउंट मिलता है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है और किस तरह से हम इसको रिन्यू करवाते हैं हर सेमेस्टर ईयर। तो आइए देखते हैं कंप्लीट वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू मीट अ पार्ट ऑफ देयर डे टू डे एक्सपेंस वाइल परस्यूइंग हायर स्टडीज़। बेसिकली ये आपको हायर स्टडीज़ के लिए मिलती है, जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को दी जाती है जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वीक है, और तो उनको फीस के साथ साथ डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो स्कोप क्या है? द स्कॉलरशिप अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। मीन्स आपको 12th का जो रिजल्ट होगा उसके बेस पे आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसका कोई एग्जाम नहीं होगा अलग से, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी 12th के मार्क्स होंगे उनके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। सेकेंड, टोटल जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं वो 82,000 होती हैं पूरे कंट्री के लिए, ऑल इंडिया ऑल स्टेट्स के लिए 82,000 होती हैं, जिसमें से कि 50% गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है। मीन्स 41,000 फॉर बॉयज़ एंड 41,000 फॉर बॉयज़ एंड 41,000 फॉर गर्ल्स। ओके, किस लिए दी जाती है? टू परस्यू ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग, ईटीसी। ओके, तो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरह के कोर्सेज, दोनों कोर्सेज साथ में जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं लाइक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज, इनके लिए आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप्स। द टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स आर डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट द स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स बेस्ड ऑन the state's population in the age group of 18 to 25 years। ये जो स्कॉलरशिप है वो सारे बोर्ड वाइज जो जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं उन बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ये दी जाती है। लाइक सीबीएसई एंड आईसीएसई, ये दो सेंट्रल बोर्ड हो गए हैं, बाकी स्टेट, हर स्टेट का अपना बोर्ड है। तो हर स्टेट को एक फिक्स नंबर ऑफ स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि किस आधार पे दी जाएगी, जो जितने भी पॉपुलेशन होगी स्टूडेंट्स की, लाइक 18 to 25 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस स्टेट को उसी रेशियो में ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाएंगी। ओके, तो बोर्ड के बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है। इसको एलोकेशन को हम डिटेल में देखेंगे, हर बोर्ड को कितना, कौन से बोर्ड को कितनी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप दी जाएंगे, ये सबसे लास्ट में मैं आपको शो करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप की बात ही कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अलॉटेड टू अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पास आउट of the science, commerce and humanities stream in the ratio of 3:2:1। तीनों स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होंगे, पास आउट स्टूडेंट होंगे, उनमें किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 3:2:1। मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप हमारे पास 6 है तो उसमें से 3 साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी एंड 2 कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को दी जाएगी और 1 ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को दी जाएगी। ओके, तो 3:2:1 इस रेशो में डिवाइड करते हैं। जिस पर्टिकुलर बोर्ड को जितनी भी सपोज टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जितनी भी अलॉट हुई हैं वो इस रेशो में डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिवाइड करेंगे। नोट यहाँ पर देख लीजिए, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस द स्कॉलरशिप स्लॉट्स कुड बी इंटरचेंज्ड। ओके, अगर किसी स्टेट में मीन्स कम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं, किसी बोर्ड में, पर्टिकुलर बोर्ड में कम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आते हैं, तो उसके जो स्लॉट्स बाकी होंगे वो दूसरे बोर्ड्स में जहाँ पे कमी पड़ रही होगी वहाँ पे उसको दे दिया जाएगा। ओके, तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी, द स्टूडेंट्स हु आर अबव 80th percentile of successful candidate in the relevant stream for the respective board of examination in class 12 or of +2 pattern or equivalent। मीन्स जो मस्ट हैव क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आप ना 80th परसेंटाइल आपका होना चाहिए, जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं पर्टिकुलर बोर्ड में 12th क्लास के जितने भी बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स सक्सेसफुली पास आउट हुए हैं उनमें से आपका 80th परसेंटाइल होना चाहिए। 80th परसेंटाइल का मतलब क्या है? सपोज 100 स्टूडेंट्स किसी बोर्ड में मीन्स सक्सेसफुली पास हुए हैं। ओके,
तो आप जो है ना टॉप 20 में होने चाहिए, टॉप 20 में। अगर टॉप 20 में है मीन्स 100 स्टूडेंट पास सक्सेसफुली पास हुए हैं, तो उनमें से किसी की 1 रैंक होगी, किसी की 2 रैंक होगी, किसी की 3 रैंक होगी, किसी की 4, इस तरह से एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुई होगी 100 तक। तो आप ना टॉप 20 में होने चाहिए, टॉप 20 में होंगे तब आपका परसेंटाइल क्या होगा, तब आपका परसेंटाइल 80th परसेंटाइल होगा, मीन्स आप 80 परसेंटाइल के अंदर है। ओके, अगर आप 21 हो गए हैं तो फिर आप कितना, आपका परसेंटाइल हो जाएगा 79%। ओके, परसेंटाइल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि आपकी जो रैंक है, मेरिट लिस्ट में रैंक है वो -100। ओके, 100 टोटल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स थे, आपकी रैंक कितनी 20 है, तो 100 - 20 कितना 80 हो गया, मीन्स आपके 80 परसेंटाइल है। ओके, इस तरह से हमारा क्या है, ये आपका जो 80 परसेंटाइल होना चाहिए इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी में ही, परस्यूइंग रेगुलर कोर्सेज नॉट करस्पॉन्डिंग और डिस्टेंस मोड। ये यहाँ पर ध्यान देनी बात है कि सिर्फ और सिर्फ ये स्कॉलरशिप रेगुलर मोड के लिए दी जाएगी। अगर आप डिस्टेंस मोड से कोई डिग्री कर रहे हैं या फिर करस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। पहला क्या, 80 परसेंटाइल इन 12th बोर्ड, एंड सेकेंड इज कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो रेगुलर होना चाहिए इन कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय, या तो AICTE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो UGC एक्ट 1956 के अंडर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, डेंटल कोर्स कर रहे हैं तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से, और जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं आप, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप कोर्स कर रहे हैं वो आपका इसी तरह से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ओके, रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो नेक्स्ट है, नॉट अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप स्कीम इंक्लूडिंग स्टेट रन स्कॉलरशिप स्कीम और फी वेयर स्कीम एंड रिएम्बर्समेंट स्कीम। किसी भी तरह की आप बेनिफिट नहीं ले रहे हो किसी अदर स्कॉलरशिप का, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट्स इस तरह से आते हैं कि सर क्या हम 2 स्कॉलरशिप एक साथ ले सकते हैं। मैंने कई लेटेस्ट स्कॉलरशिप में इस तरह के कमेंट देखे हैं कि जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, लाइक इंदिरा गांधी वाला अपलोड किया है, और भी SC/ST स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने अपलोड किया है, तो उनमें इस तरह कमेंट देखने को मिले हैं कि क्या मैं 2 स्कॉलरशिप भी ले सकता हूँ, मैं इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप भी ले रहा हूँ, मैं दूसरी स्कॉलरशिप भी ले सकता हूँ। तो ऐसा इस स्कॉलरशिप का बिल्कुल नहीं है। आप अगर कोई दूसरी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप को नहीं ले पाएंगे, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे स्टेट के द्वारा दी जा रही हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर किसी और के द्वारा, या फिर स्कीम अगर आप फी वेवर सीट पर हैं, या फिर आपकी जो फी है वो रिएम्बर्स हो रही है, किसी तरह का भी बेनिफिट आप ले रहे हैं तो आप कोई भी अदर बेनिफिट ना ले रहे हों। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिजर्वेशन किस तरह से मिलता है इसमें। तो रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले जैसा कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको 15% रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको 7.5% रिजर्वेशन है, एंड OBCs को 27% रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो 5% फॉर फिजिकली हैंडीकैप और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ द स्कीम एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर एंड अनाउंसमेंट ऑफ स्कीम में अगर हम देखें तो जो आपका अनाउंसमेंट होता है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे होता है, और अगर इस ईयर की बात करें 2021 एंड 22 तो अभी ये स्कॉलरशिप ऑनलाइन है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है अप्लाई करने की। ओके, तो सबसे पहले आपको विजिट करना होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ओके, और विजिट करने के बाद अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ आपको जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड होंगे वो आपको अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करने होंगे। जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा आपके अकाउंट को कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप फुलफिल करते हैं सारी क्राइटेरिया या नहीं। इंस्टीट्यूट के वेरिफिकेशन के बाद आपका जो बोर्ड है, जिस बोर्ड से भी आपने अप्लाई किया है, सपोज आप स्टेट बोर्ड से थे, यूपी बोर्ड से थे, या फिर
एमपी बोर्ड से थे या फिर गुजरात बोर्ड से थे, जिस भी बोर्ड से आप थे, या फिर आईसीएसई से थे या फिर सीबीएसई से थे, जिस भी बोर्ड से थे उस बोर्ड के द्वारा आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर सपोज आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं होता है, ये रिजेक्ट कर देते हैं या फिर वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, आपका जो एप्लीकेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा, आप मीन्स रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, और इसके बाद इन्होंने वेरिफिकेशन किया, इनके वेरिफिकेशन के बाद ये पास कर देंगे बोर्ड के लिए और बोर्ड वेरीफाई करेगा। बोर्ड के बाद वेरीफाई करने के बाद पूरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी किस बेस पर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 80th परसेंटाइल जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा ही आपका होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ प्रोसेस था आपका अप्लाई करने का। नेक्स्ट है पेरेंटल इनकम सीलिंग। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, उनको ये स्कॉलरशिप है। तो बट ऑब्वियस है कि इसमें पेरेंट की इनकम की कुछ ना कुछ लिमिट होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि पेरेंट या टोटल फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है वो सारी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी तरह कैटेगरी का हो, सबके लिए एक ही लिमिट है, क्या 8 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इनकम सर्टिफिकेट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द फ्रेश एप्लीकेंट्स ओनली। जब आप पहली बार अप्लाई करेंगे, जब फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद इनकम रिन्यू जब भी करवाएंगे तो इनकम सर्टिफिकेट की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। तो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप कितना मिलता है? द रेट ऑफ स्कॉलरशिप इज 10,000 पर एनम एट द ग्रेजुएशन लेवल फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज। ओके, तो ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपको 10,000 पर एनम मिलेगा पूरे कोर्स के लिए, फर्स्ट 3 years। ओके, पहले 3 साल के लिए। जो आप जनरल कोर्सेज होते हैं लाइक बीएससी, बीकॉम, इन सब हो गया, इन सब के लिए कितना, फर्स्ट 3 years के लिए आपको 10,000 पर एनम मिलेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आपको 20,000 पर एनम मिलेगा। मीन्स टोटल आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मिल जाएगा, 40,000, और इधर पे कितना, ग्रेजुएशन में अगर 3 years की ग्रेजुएशन है तो कितना, 30,000। ओके, स्टूडेंट परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज इन केस वेयर द ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज 5 years इंटीग्रेटेड कोर्सेज वुड गेट 20,000 पर एनम इन द 4th and 5th year। ओके, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं लाइक इंटीग्रेटेड एमटेक हो गया। ओके, इंटीग्रेटेड एमटेक मीन्स उसमें आपको बीटेक प्लस एमटेक दोनों 5 साल में कंप्लीट करनी होती है। तो इस केस में आपको पहले 3 साल तो क्या मिलेगा, 10,000 पर मंथ मिलेगा, 10,000 पर मंथ, और 4 और 5th ईयर में कितना मिलेगा, 20,000 पर एनम, सॉरी नॉट मंथ, पर एनम। ओके, आई एम सॉरी। ओके, नेक्स्ट इज however students pursuing technical courses such as BTech engineering and would get scholarship up to graduation level। ओके, जैसे कि ये बीटेक और बी इंजीनियरिंग है, बीई है, ये 4 years के होते हैं, तो 4 years के हैं, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, चारों साल 10,000 पर एनम मिलेगा। मीन्स टोटल कितना, टोटल मिलेगा आपको 40,000। ओके, 40 के आपको मिलेगा टोटल। तो ये अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है। इसके बाद ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल। तो ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन a student will be eligible for the scholarship for a total duration not exceeding 5 years। ओके, कोई भी कोर्स हो 5 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन एक्सीड नहीं कर सकता है। अगर आपका कोर्स 5 साल से ज़्यादा का है तो आपको सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगी, और मोस्टली कोर्सेज जो होते हैं 3 years और 4 years के होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, और पोस्ट ग्रेजुएशन पे सारे कोर्सेज 2 years के होते हैं। ओके, अगर आप ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रहे हैं तो भी आपके 5 साल होंगे, तो 5 years तक आपका इसलिए वैलिड है। ओके, तो याद रखनी है हमें ड्यूरेशन क्या, मैक्सिमम 5 years, नॉट एक्सीडिंग 5 years। ओके, तो ये था हमारा इसके बारे में। नेक्स्ट इज a scholarship under the scheme is renewal on year-to-year basis up to post graduation level in the same stream। ओके, इस स्कॉलरशिप को सपोज आपने बीएससी में एडमिशन लिया। ओके, बीएससी में एडमिशन लिया और 3 साल की आपकी बीएससी हो रही है, इसके जस्ट बाद आपने सेम स्ट्रीम में एमएससी में भी एडमिशन ले लिया, तो आप इसको एमएससी तक कैरी कर सकते हैं। ओके, आप रिन्यू करवा के 5 साल तक
इसको कैरी कर सकते हैं। ओके, यही लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम इज रिन्यूअल ऑन ईयर टू ईयर बेसिस अप टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन द सेम स्ट्रीम एक्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट्स परस्यूइंग टेक्निकल कोर्सेज लीडिंग टू अ डिग्री एट ग्रेजुएशन लेवल। ओके, टेक्निकल कोर्सेज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, टेक्निकल कोर्सेज के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि उनका टेक्निकल कोर्सेज में 4 साल की आपकी डिग्री होती है और फिर 2 साल का एमटेक पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो उस केस में ये नहीं है, क्योंकि इसकी टोटल ड्यूरेशन कितना बोला 5 ईयर्स, यहाँ पे 6 ईयर्स हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, टोटल कितना, टोटल 5 होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एप्लीकेबल है कि आप हर साल बीएससी में एडमिशन लेने के बाद हर साल इसको रिन्यू करवा सकते हैं। ओके, ड्यूरेशन, अ स्कॉलर वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू रिन्यू हिज और स्कॉलरशिप इफ he changes the course of study to a stream not offered by his school board in class 12. Example, law, fashion technology, etc. ये एक और पॉइंट है कि आप एक जो पहले से बेनिफिट ले रहा है स्कॉलरशिप का, उसको परमिशन है कि वो कंटिन्यू और रिन्यू हिज और स्कॉलरशिप इफ ही सी चेंजेस द कोर्स ऑफ स्टडी टू अ स्ट्रीम नॉट ऑफर्ड बाय हिज स्कूल बोर्ड इन क्लास 12। ओके, अगर कोई स्टूडेंट अपना जो है कोर्स चेंज करना चाहता है, कोर्स ऑफ स्टडी चेंज करना चाहता है, लेकिन वो कोर्स ऑफ स्टडी उसने अपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा है, लाइक फैशन, लॉ, फैशन टेक्नोलॉजी, ईटीसी, जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं या फिर वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, इस तरह के कोर्सेज आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखने की परमिशन दी जाएगी। Second point, students changing their college institute of study would be allowed to continue renew the scholarship provided the course of study and the institution is recognized। अगर आप अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट भी चेंज करना चाह रहे हैं तो भी आपको ये कंटिन्यू करने की परमिशन है। मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स में अगर आप कोर्स चेंज करते हैं, अगर आप कॉलेज चेंज करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर दी जाती है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है रिन्यू प्रोसेस। क्या होती है? रिन्यू प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको 3 कंडीशन मेंटेन करनी होगी। सपोज आपने फर्स्ट ईयर में फ्रेश अप्लाई किया था और सेकंड ईयर में आपको फिर से रिन्यू करवाना है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको सिक्योर्ड मिनिमम 50% है। ओके, इन द प्रीवियस एग्जाम मीन फर्स्ट ईयर का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा पूरे साल का, उसमें आपको 50% एटलीस्ट सिक्योर करने होंगे। सेकंड, आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। थर्ड, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी रैगिंग एक्टिविटीज, एनी इनडिसिप्लिन। ओके, आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट फिल्टर करते हैं, तो आप जाके नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फिर से आप फ्रेश रिन्यू कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे ऑप्शन होता है रिन्यूअल का, वहाँ पे आप जाके आप रिन्यू कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको सबमिट करने होंगे। ओके, इफ ए स्कॉलरशिप इज अनेबल टू अपीयर इन द एनुअल एग्जामिनेशन। अच्छा, एक अच्छा पॉइंट है ये, इसको ध्यान से सुनना कि अगर आप सपोज किसी वजह से बीमार हो जाते हैं या फिर आप एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाते हैं किसी भी कंडीशन के ऐसे मीन्स किसी भी अनफोर्सिन इवेंट की वजह से, किसी भी वैलिड रीजन की वजह से, तो बीमारी की वजह से, मेनली बीमारी की वजह से, ओके, तो भी आप इस स्कॉलरशिप को रिन्यू करवा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर on submission of medical certificate and other proof to satisfy the head of the institution who will certify that the student would have passed with required percentage of marks or equivalent grade point had he appeared in the examination। ओके, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा और आपको ऐसे प्रूफ देने होंगे अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को, अपने प्रिंसिपल को, अपने डायरेक्टर को, जो कि इस तरह का सर्टिफिकेट एक बनाया आपके लिए कि हमें पूरा विश्वास है कि ये अच्छे मार्क्स से लड़का पास हो जाएगा, लड़की पास हो जाएगी जब भी एग्जामिनेशन में अपीयर हो। ओके, अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए उस केस के लिए है, जिससे कि आप अपनी स्कॉलरशिप रिन्यू करवा सकें। लास्ट है जो मैंने आपको पहले बोला था कि बोर्ड वाइज जो स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड जो है सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप इसको पर ईयर दी जाती है, वो कितनी है 5430। ओके, इसी तरह से आईसीएसई कितना 577। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो स्कॉलरशिप्स हैं वो किस बेस पर है, वो पॉपुलेशन के बेस पर है। 18 to 25 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट किस स्टेट्स में ज़्यादा है, उसी अकॉर्डिंग ये आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड को हम छोड़ दें क्योंकि ये दोनों बोर्ड स्टेट बोर्ड नहीं है, तो इनका अलग से फिक्स रहता है। ओके, और बाकी सारे स्टेट बोर्ड्स में आपको उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्कॉलरशिप दी जाएगी। लाइक यहाँ पर आप देखिए कर्नाटका में 4237, इसी तरह से मध्य प्रदेश में 4299
एंड इसी तरह से राजस्थान में देखें तो 3978। ओके, यूपी की वी ऑलरेडी नो दैट हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इज यूपी, तो यहाँ पे बता दिया है कि सबसे ज़्यादा है 11,460 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है यहाँ पे। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में 5,941 और टोटल आपका कितना होता है 82,000 स्कॉलरशिप होंगे, जिसमें कि 50% मीन्स 41,000 आपका गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है। तो ये पूरा हमारा आज का वीडियो जो स्कॉलरशिप के बारे में था। आई होप आपको ये स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो प्लीज़ अप्लाई ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।